जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हम सब ट्राइएंगल त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे थे। त्रिभुज में आप लोगों को कोण के बारे में बताया गया, कोण के प्रगुणों या विशेषताओं के बारे में बताया गया। अब चलते हैं कोण के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। कितने प्रकार के कोण आपके होते हैं जो त्रिभुज में आपके उपयोग होंगे और जगहों पर भी देखिए आपके उपयोग होते हैं, तो उन कोणों के बारे में हम सब चलते हैं अध्ययन करते हैं। तो चलते हैं कोण के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। कोण कितने प्रकार के होते हैं और वह क्या क्या होते हैं, इनके बारे में सीखेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोण के प्रकार, कोण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कोण की देखिए कोई निश्चित संख्या नहीं होती है, कोण आपके अनेक प्रकार के होते हैं। तो आप इनके बारे में पढ़ेंगे, इनको अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो चलते हैं एक एक कोण के बारे में बारी बारी से आपको बताते हैं और अच्छे तरीके से आप सीखते चलेंगे। देखिए, पहला कोण आपका दिया गया है। यहाँ पर देखिए शून्य कोण, जिसे अंग्रेजी में जीरो एंगल कहते हैं। जो शून्य कोण होता है इसे अंग्रेजी में जीरो एंगल कहते हैं। शून्य कोण किसे कहते हैं, शून्य कोण कहाँ बनता है, इसके बारे में हम सीखते हैं। शून्य कोण की देखिए परिभाषा आपको दी गई है कि जब दो रेखाएं एक ही दिशा में हों और एक ही पर होती हैं तो उनके बीच बने कोण को शून्य कोण कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर से देखेंगे। जब दो रेखाएं एक ही दिशा में हो, जब देखिए दो रेखाएं हो और वह दोनों रेखाएं आपकी क्या हैं कि एक ही दिशा में, यह एक रेखा मान लेते हैं आपकी देखिए ए बी है। इसी के ऊपर मान लीजिए एक रेखा आपको दी गई है, यह हम मान लेते हैं आपको सी डी दी गई है। तो जब दो रेखाएं एक ही दिशा में और एक ही पर होती हैं और यह एक ही पर होती हैं तो इनके बीच बने कोण को शून्य कोण कहते हैं। तब इनके बीच जो कोण बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, जीरो अंश का कोण कहेंगे। तो इसका मतलब तब आपका जीरो अंश का कोण बनेगा। एग्जाम्पल आपको दे कि जैसे आपको देखिए दो रेखाएं आपको दी गई हैं और वह दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो उनके आप किसी भी बिंदु पर अगर बात करेंगे तो उनके बीच झुकाव नहीं बनेगा, और जब उनके बीच झुकाव नहीं बनेगा तो कोण आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा देते हैं। जैसे देखिए एक रेखा यहाँ पर आपको दी गई है, इस रेखा का नाम हम आपको दे देते हैं ए बी। जिस दिशा में देखिए यह रेखा आपकी जा रही है उसी दिशा में देखिए इसी पर एक रेखा, दूसरी रेखा हम मान लेते क्या है आपकी, यह मान लीजिए आपकी सी डी है। तो यहाँ पर दो रेखाएं हैं, तो इनके बीच देखिए झुकाव ही नहीं बन रहा है, यह दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं। तो जब इनके बीच झुकाव नहीं बनेगा तो इन रेखाओं के बीच बने कोण को हम क्या कहेंगे, शून्य कोण कहेंगे। तो इनके द्वारा देखिए प्रत्येक बिंदु पर जो कोण बनेगा आपका शून्य अंश होगा, क्योंकि जानते हैं कि इन दोनों रेखाओं के बीच झुकाव ही नहीं बनेगा। तो जब तक आपका जानते हैं कि दो रेखाओं के बीच झुकाव नहीं बनेगा तब तक आपका कोण नहीं बनेगा। तो इसका मतलब कोण यहाँ पर कितना हो जाएगा, जीरो अंश हो जाएगा। चित्र के माध्यम से आपको हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है, चित्र के माध्यम से आपको समझाए हैं कि जब दो रेखाएं समपाती होती हैं तो उनके बीच बने कोण को शून्य कोण कहते हैं। जब दो रेखाएं समपाती होती हैं तो देखिए समपाती आपकी रेखाएं कब हो सकती हैं कि जब दो रेखाएं समपाती होती हैं। समपाती का मतलब देखिए होता है कि एक दूसरे के ऊपर हो। समपाती, समपाती, सम माने समान रूप से, पाती माने गिनना। तो जब दो रेखाएं समान रूप से एक ही पर होती हैं तो उन्हें हम समपाती कहते हैं। तो समपाती का मतलब होता है एक ही रेखा पर होना। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे पर होती हैं तो इसी को समपाती कहा जाता है। जैसे एग्जांपल हम आपको दे दें कि यहाँ पर देखिए आपकी एक रेखा यह दी गई है,
एक रेखा आपकी देखिए यह आपको दी गई है, इसी पर देखिए दूसरी रेखा हम अगर खींच दें तो आप जानते हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर मान लेते हैं, इसका नाम देखिए पी क्यू है और इसका नाम हम आर एस दे देते हैं। तो जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती हैं, मतलब दोनों रेखाएं एक ही पर होती है, तो इन्हें समपाती कहते हैं। तो यहाँ पर दिया कि जब दो रेखाएं समपाती होती हैं तो उनके बीच बने कोण को शून्य कोण कहते हैं। तो अब इन दोनों रेखाओं के बीच किसी बिंदु पर बात करेंगे तो कितने कितने अंश का कोण बनेगा, आपका शून्य अंश का कोण बनेगा। तो नियम निकल के आया कि जब दो रेखाएं समपाती होती हैं तो उनके बीच बने कोण को शून्य कोण कहते हैं। शून्य कोण की माप शून्य अंश होती है। शून्य कोण की माप कितनी होगी, 0 अंश होगी। तो अगर कहीं पर शून्य कोण की बात करेगा तो वहां पर अगर उसका मान या माप आप रखते हैं तो 0 अंश रखेंगे। तो यह जानते हैं कि शून्य कोण की क्या रही, परिभाषा रही, और शून्य कोण की आप विशेषताओं के बारे में सीखे। अब जैसे मैं प्रैक्टिकली आपको एग्जाम्पल के माध्यम से अगर इसे समझाऊं तो आपको देखिए बता देते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर देखिए दो किताब है, अगर यह देखिए एक किताब आपको दी गई है, अगर इसी किताब के ऊपर देखिए हम दूसरी किताब रख दें तो आप जानते हैं कि यह दोनों किताब देखिए एक किताब के ऊपर दूसरी किताब है। तो इसका मतलब इन दोनों किताब के बीच झुकाव नहीं बन रहा है। तो जब इन दोनों किताब के बीच झुकाव नहीं बन रहा तो इनके बीच कितने अंश का कोण बनेगा, 0 अंश का कोण बनेगा। तो यह जानते हैं कि एक किताब दूसरे किताब के क्या रहेगी, ऊपर रहेगी। तो इसी को हम कहते हैं समपाती। तो समपाती का मतलब होता समान रूप से पढ़ना या समान रूप से गिनना। तो जब देखिए एक रेखा को ऊपर कोई दूसरी रेखा आपकी समान रूप से रहे, मतलब पूरा पूरा दोनों रेखाएं आपकी ढकी रहे, देखने से पता चले कि एक ही रेखा आपको है, तो वह कंडीशन आपकी समपाती होती है। या हम कह दें कि जैसे मान लीजिए क्या है कि मिस्त्री लोग होते हैं, जब देखिए घर बनता तो वह एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट, दूसरे ईंट के ऊपर तीसरी ईंट रखते जाते हैं क्रम से। तो जो एक ईंट के ऊपर दूसरा ईंट रखेंगे देखिए बिल्कुल समान रूप से रखेंगे, ना तो इधर जाता रहेगा ना तो इधर जाता रहेगा, बिल्कुल एक दूसरे के समान रूप से आप रखते चले जाते हैं। तो जब एक दूसरे को ऊपर बिल्कुल समान रूप से रखेंगे तो उन ईंटों के बीच देखिए आपका गैप क्या होता है, झुकाव बिल्कुल क्या होता है, 0 अंश होता है, नहीं होता है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, शून्य कोण कहेंगे। तो वहां पर दो ईंटों के बीच आपका 0 अंश का कोण बनेगा, मतलब शून्य कोण बनेगा। ऐसे यहाँ पर देखिए एक किताब को हम दूसरे किताब के ऊपर रख दिए हैं, तो यहाँ पर देखिए यह दोनों किताब के बीच झुकाव क्या होगा, 0 होगा, इसलिए इनके बीच कैसा कोण बनेगा, शून्य कोण बनेगा। तो शून्य कोण आप लोग सीखे कि शून्य कोण क्या होता है। तो शून्य कोण हमेशा समपाती रेखाओं के बीच में बनता है। और समपाती क्या होता है इसको देखिए हम बता देते हैं आपको समपाती के बारे में। अगर देखिए समपाती की हम बात करें तो समपाती में देखिए अगर शब्दों को तोड़ेंगे तो एक शब्द आपका देखिए सम निकलेगा और दूसरा यहाँ से देखिए पाती निकलेगा। तो सम का मतलब देखिए होता है समान आपका होता है, और पाती का मतलब होता है गिरना। पाती का मतलब होता है गिरना। तो इसका मतलब देखिए या तो हम गिरना भी कह सकते हैं या तो पड़ना भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या निकला कि अगर एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर समान रूप से पड़ती है माने गिरती या रहती है तो उसे हम समपाती कहते हैं। तो समपाती का मतलब समान रूप से किसी भी रेखा पर होना। जैसे मान लीजिए यह देखिए आपका हाथ है, इस हाथ के देखिए अगर इस पंजे के ऊपर दूसरा पंजा ऐसे अगर हम रख दे तो बिल्कुल देखिए समान रूप से इसको यह ढक लिया, ये इसका क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा। तो मतलब एक पंजा दूसरे पंजा के क्या है, समपाती है। अगर इन दोनों पंजे के बीच का झुकाव पूछा जाएगा तो 0 अंश का होगा, तो इन दोनों पंजों के बीच शून्य अंश का कोण बनेगा। तो शून्य अंश के कोण के बारे में सीखे तो शून्य अंश का कोण हमेशा दो समपाती रेखाओं के बीच में बनता है जब उनके बीच झुकाव
नहीं बनता है तब आपका शून्य कोण बनता है। तो यह शून्य कोण रहा। शून्य कोण हमेशा देखिए संपाती रेखाओं के बीच बनेगा। संपाती रेखाएं किसे कहते हैं? जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होती है तो उन दोनों रेखाओं को संपाती रेखा कहते हैं। और संपाती रेखाएं एक दूसरे को समान रूप से ढकी होती हैं। उनको देखने पर एक ही रेखा का पता चलता है, लेकिन उसमें दो रेखाएं छिपी होती हैं। यही आपकी देखिए संपाती की विशेषता होती है और इसी के द्वारा शून्य कोण का निर्माण होता है। तो इनके बारे में आप सीखें। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं देखिए नेक्स्ट कोड पर। अगला कोड देखिए आपको दिया गया है न्यून कोड। न्यून कोड को अंग्रेजी में देखिए कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब होता है न्यून कोड। न्यून कोड किसे कहते हैं इसके बारे में आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं। वह कोड जो 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा होता है उसे न्यून कोड कहते हैं। न्यून कोण का मान 0 अंश और 90 अंश के बीच में होता है। जैसे 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 7.5 अंश, 15 अंश, 22.5 अंश, 30 अंश, 60 अंश है। जानते हैं कि 89 अंश आपको दिया है, मतलब 90 अंश से कम रहे और 0 अंश से अधिक रहे। अगर 0 रहेगा तो वह शून्य कोण हो जाएगा। 0 अंश से जैसे आगे बढ़ेगा 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश आपका बढ़ता जाएगा ऐसे। और 89 अंश तक का जो कोण आपका होगा यह जानते कि आपका न्यून कोण होगा। तो न्यून कोण की परिभाषा दी गई कि वह कोण जो 0 अंश से बड़ा होता है और 90 अंश से छोटा होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। और यह न्यून कोण आपके सामने दिए गए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। चलते इसके बाद नेक्स्ट कोड पर। यहाँ पर देखिए कुछ विशेषताओं के बारे में सीखेंगे न्यून कोण के। तो न्यून कोण की देखिए विशेषता होती है कि न्यून कोण को प्रायः ग्रीक अक्षर थीटा से प्रदर्शित करते हैं। यह देखिए ग्रीक अक्षर आपका दिया है, ग्रीक अक्षर थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका ABC दिया है। अगर जानते हैं कि आप लंबवत रेखा खींच देंगे तो 90 अंश का कोण बन जाएगा। 90 अंश से छोटा होना चाहिए, इसलिए देखिए इस रेखा को हम झुका दिए, यह न्यून कोण बनेगा। और न्यून कोण को हम थीटा से लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए थीटा से प्रदर्शित कर दिया गया। तो न्यून कोण को ग्रीक अक्षर थीटा से लिखा जाता है। तो यह प्रायः देखिए ग्रीक अक्षर थीटा से आप लिखेंगे। लिखने के लिए वैसे अन्य अक्षरों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रायः न्यून कोण को थीटा से लिखा जाता है। बाकी आप किसी भी अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः प्रायः है आपका थीटा का प्रयोग करते हैं। तो इसके बारे में आप जाने। अब इसके बाद देखिए हम थोड़ा सा इसमें और चर्चा करते। देखिए यह जानते कि आपका देखिए थीटा दिया गया, इस तरीके से जो चिन्ह है इसको हम लोग देखिए थीटा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे देखिए थीटा कहा जाता है। यह ग्रीक भाषा का अक्षर होता है। तो ग्रीक भाषा के देखिए कुछ अक्षर होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग गणित में करते हैं। तो आप जानते हैं कि जैसे गणित को बनाने में, गणित का अध्ययन में अन्य देशों का भी योगदान रहा है। तो अन्य देश वाले भी कुछ न कुछ चीज़ों को समाहित किए हैं गणित में, जिनको हम लोग पढ़ते हैं। जैसे ग्रीक अक्षर जितने भी आपके मिलते हैं ये दूसरे देश का जानते हैं कि आपका अक्षर होता है, इनको भी गणित में शामिल कर दिया गया, हम लोग सीखते हैं। तो ग्रीक अक्षर की अगर देखिए हम बात करें तो जितने भी आपके ग्रीक अक्षर होते हैं उनमें से कुछ अक्षर का प्रयोग ज़्यादा गणित में या विज्ञान में किया जाता है। तो इन अक्षरों के बारे में सीखेंगे। जैसे ग्रीक अक्षर संबंधित अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले ग्रीक अक्षर कौन सा बना था, तो जो प्रथम ग्रीक अक्षर होता है इसके बारे में देखिए पूछ दिया जाता है। तो जो देखिए प्रथम आपका ग्रीक अक्षर होता है इसे हम लोग देखिए ओमेगा कहते हैं। तो जो ओमेगा आपका देखिए होता है, ओमेगा, इसे देखिए हम लोग कहते हैं ओमेगा। तो ओमेगा जो देखिए आपका होता है, यह जानते कि आपका प्रथम है
ग्रीक अक्षर है। यह देखिए आपका प्रथम है ग्रीक अक्षर आपको दिया गया है। यह देखिए आपका फर्स्ट ग्रीक लेटर आपका है। तो यही देखिए आपका जो फर्स्ट ग्रीक लेटर आपको दिया गया है, यही आपका देखिए फर्स्ट ग्रीक लेटर होता है। तो इसके बारे में जानेंगे कि जो ओमेगा होता है, ओमेगा आप जानते हैं कि यह प्रथम ग्रीक अक्षर है। तो सबसे पहले कौन सा ग्रीक अक्षर बना था? तो ओमेगा बना था। तो ग्रीक अक्षर की अगर बात की जाए तो आपसे पूछेगा ग्रीक अक्षर में किस अक्षर का निर्माण सबसे पहले किया गया था? तो ग्रीक अक्षर में सबसे पहले आपका ओमेगा बना था। तो ओमेगा का प्रतीक आप लोग इंटरमीडिएट के गणित में बहुत ज्यादा करेंगे, फिजिक्स में भी होता है। तो प्रथम जो आपका ग्रीक अक्षर का निर्माण किया गया था वह आपका ओमेगा होता है। इसको ध्यान देंगे। यह देखिए आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन, सैद्धांतिक क्वेश्चन है, कभी कभी जानते हैं कि पूछ दिया जाता है। तो इनके बारे में जानेंगे तो आप सीखे कि न्यूटन कोड को प्रायः किससे लिखा जाता है? थीटा से लिखा जाता है। तो थीटा क्या होता है? ग्रीक अक्षर होता है। ग्रीक अक्षर में सबसे पहले कौन ग्रीक अक्षर बना था? वह आपका ओमेगा बना था। यह प्रथम ग्रीक अक्षर होता, फर्स्ट ग्रीक लेटर होता है। इसको आप ध्यान देंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कोड पर। इसके बाद देखिए अगला कोड आपको दिया गया है समकोण, राइट एंगल। समकोण क्या होता है? देखिए 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। समकोण का मतलब 90 अंश। देखिए समकोण को चिन्ह इस तरीके से, देखिए अगर चिन्ह आपको बना है इस तरीके से, देखिए अगर आपको दो लंबवत रेखाएं दी गई हैं, या देखिए एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर एक क्षैतिज रेखा। इंग्लिश में कहें एक वर्टिकल आपका, दूसरा हॉरिजॉन्टल। एक यहाँ पर देखिए वर्टिकल, एक आपका हॉरिजॉन्टल रहनी चाहिए। तो दो लंबवत ऐसी रेखाएं आपको दे दे तो इन दोनों रेखाओं के बीच हमेशा 90 अंश का कोण बनता है। और 90 अंश के कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। समकोण को अंग्रेजी में राइट एंगल कहा जाता है। अगर देखिए हम कोण की बात करें तो कोण में सबसे ज्यादा आपका प्रयोग होने वाला कोण समकोण होता है। तो समकोण पर आधारित आपके सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो समकोण क्या होता है इसके बारे में आपको बताएं। तो समकोण को आप तैयार रखेंगे क्योंकि इसका उपयोग देखिए आपको अनेक जगहों पर मिलेंगे। इसलिए ये आपको याद होना चाहिए कि सीधे सीधे कि 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। समकोण का मतलब 90 अंश। समकोण को चिन्ह, यह चिन्ह आपका बना है, से प्रदर्शित करते हैं। अगर देखिए हम बात करें थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, अगर समझाते आपको कि जैसे देखिए अगर आपकी दो लंबवत रेखाएं खींची, एक रेखा देखिए सीधे सीधे ऐसे खींच दी है, दूसरी देखिए सीधी सीधी रेखा खींच दी है। इस तरीके से अगर देखिए मिला दिए तो यह जानते कि आपका 90 अंश का कोण बनेगा। यह एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में देखिए ध्यान से, इस तरीके से आप लंबवत रेखा खींचिए, इस तरीके से खींच दिए तो इनके बीच में कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का बनेगा। इस तरीके से रेखा आप खींच दीजिए, इस तरीके से खींच दीजिए, इनके बीच का कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा। अगर देखिए ऐसे रेखा खींच दीजिए, ऐसे खींच दीजिए, इनके बीच कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा। इस तरीके से रेखा खींच दिए, इस तरीके से रेखा खींच दिए तो इनके बीच कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा। तो 90 अंश का कोण हमेशा दो लंबवत रेखाओं के बीच में बनता है। और 90 अंश का कोण अगर त्रिभुज में बन जाता है तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का निर्माण कर देता है। यह समकोण रहा। समकोण के बारे में सीखे। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट कोण पर बात करते हैं। अगला कोण देखिए आपका है लंब कोण, परपेंडिकुलर एंगल। तो लंब कोण को देखिए अंग्रेजी में कहा जाता परपेंडिकुलर एंगल। इसकी देखिए परिभाषा क्या होती है? जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं तो उनके बीच बने कोण को लंब कोण कहते हैं। लंब कोण का मान 90 अंश होता है। तो आप जानते हैं कि लंब कोण बराबर कितने अंश का होगा? आपका 90 अंश का होगा। तो यहाँ पर देखिए कि अगर देखिए यह आपकी एक क्षैतिज रेखा
बनता है। इस पे देखिए इस तरीके से हम रेखा खींच दिए, आप जानते हैं कि ये देखिए बिल्कुल लंब खींच दिए, यह कोण कितने अंश का बनेगा 90, यह कोण कितने अंश का बनेगा 90 अंश का कोण बनेगा। तो जो जानते हैं कि आपका लंब कोण होता है, तो लंब कोण यह जानते हैं कि जब हम रचना करते हैं या प्रश्न में आपको दिया जाता कि एक लंब खींचा जाता है या एक लंब डाला जाता है किसी रेखा पर, तो वहां पर जानते हैं कि जब लंब आप खींचेंगे तो वहां पर लंब कोण बनता है और उस लंब कोण का मान कितना अंश होता है 90 अंश होता है। ये आपका लंब कोण रहा, लंब कोण का मान 90 अंश होता है। तो अगर कोई भी आपको त्रिभुज में सवाल दिया जाएगा, उसमें अगर कहीं पर लंबवत रेखा खींची जाएगी या कहीं पर लंब खींचा जाएगा तो वहां पर 90 अंश का कोण बनेगा। इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे, इस पे भी सवाल आपका दिया गया है। देखिए इस नियम पर या इस कोण पर कहते हैं, तो इस कोण को भी आप तैयार करेंगे। देखिए अगर किसी रेखा पर लंब खींचा जाता है तो उस रेखा पर 90 अंश का कोण बनता है। अगर देखिए कोई भी आपको रेखा दी गई है, जैसे हम देखिए यहाँ पर एक रेखा खींच दिए, यह एक रेखा आपकी BC है, इस पे देखिए अगर हम लंब खींच देते हैं या मान लीजिए एक रेखा हम AD देखिए लंब खींच दिए, तो जैसे लंब खींचेंगे यह कोण कितने अंश का हो जाएगा 90, यह भी कोण कितने अंश का हो जाएगा 90 अंश का हो जाएगा। तो अगर किसी रेखा पर लंब खींचा जाता है, लंब खींचने का मतलब होता है बिल्कुल सीधी सीधी रेखा खींच देना। तो जैसे ही आप लंब खींचेंगे तो आप जानते हैं कि उस रेखा पर 90 अंश का कोण बनता है। तो लंब जो रेखा होती है यह आधार रेखा से 90 अंश का कोण बनाती है, तो यह आपका लंब कोण रहा। तो लंब कोण लंब खींचने से बनते हैं, इसको आप ध्यान देंगे। अब इसके बाद इसका आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट कोण पर। अगला कोण देखिए दिया है अधिक कोण, अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो वह कोण जो 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। तो अधिक कोण के बारे में आप लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि अधिक कोण किसे कहा जाता है। वह कोण जो 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए 90 अंश से अधिक में 91 अंश, 92 अंश, 170 अंश, 175 अंश, 179 अंश। मतलब 90 अंश से अधिक होना चाहिए, 180 अंश से कम होना चाहिए। अगर आपको कोई कोण दिया है जो 90 अंश और 180 अंश के बीच का है तो वह कोण आपका अधिक कोण होगा। यह आप सीखे अधिक कोण के बारे में। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। अधिक कोण के बाद देखिए अगला जो कोण आपका आता है यह देखिए सरल कोण या रिज कोण है। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। स्ट्रेट का मतलब होता है सरल और एंगल का मतलब क्या होता है कोण। तो जो देखिए आपका अगला कोण है सरल कोण या इसी को रिज कोण कहते हैं। तो सरल कोण या रिज कोण किसे कहते हैं, यह देखिए इसे अंग्रेजी में स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो सरल कोण या रिज कोण क्या होता है, जब दो कोणों की दोनों किरणें विपरीत दिशा में हो। देखिए जैसे आपके अगर देखिए दो किरणें हैं, एक किरण देखिए इधर जा रही है और दूसरी देखिए इधर जा रही है। तो अगर दो किरणें हैं या दोनों आपकी देखिए विपरीत दिशा में जाती हैं तो इस प्रकार बने कोण को सरल कोण या रिज कोण कहते हैं। इसमें जो देखिए कोण आपका बनेगा यह 180 अंश, और इधर भी जो कोण बनेगा आपका देखिए यह 180 अंश है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, सरल कोण या रिज कोण कहेंगे। या हम सीधे सीधे कह दें कि अगर कोई देखिए सरल रेखा या आपकी सीधी रेखा दी गई है, उसके किसी बिंदु पर अगर कोण बनाएंगे तो वह कोण आपका जानते हैं कि 180 अंश का बनेगा। तो किसी भी सीधी रेखा पर या किसी भी सरल रेखा पर अगर बात करें उसके किसी भी बिंदु पर बने कोण को हम क्या कहेंगे, सरल कोण या रिज कोण कहेंगे, जिसका मान जानते हैं कि कितना होता है, मिलाकर कुल 180 अंश होता है। तो अभी आप परिभाषा देखिए सीखे कि जब दो कोणों की दोनों किरणें विपरीत दिशा में हो, मतलब एक किरण आपकी इस दिशा में जाए तो दूसरी किरण आपकी इस दिशा में जाए।
तो इस प्रकार बने कोण को, तो इस प्रकार देखिए इस बिंदु पर जो कोण बनेगा इसी को देखिए सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। यही देखिए सरल कोण या आपका ऋजु कोण होता है। 180 अंश के कोण को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। दूसरी देखिए परिभाषा आपकी होती है कि 180 अंश के कोण को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक बिंदु हम अगर बी ले लें, यहाँ पर देखिए एक बिंदु आपको बी ले ले, अब इसके इधर देखिए आपका यह रेखा जा रही है और यहाँ पर देखिए इसके इधर यह रेखा जा रही है। तो बिंदु बी पर देखिए जो कोण बनेगा यह 180 अंश का बनेगा। चाहे इस डायरेक्शन में अगर हम बात करेंगे तो ये भी कितने अंश का आपका बनेगा, 180 अंश का बनेगा। तो यहाँ पर निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जब दो सरल रेखाएं विपरीत दिशा में जाती हैं तब उस बिंदु पर जो कोण बनता है उसे हम सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। और वह कोण कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। तो दो सरल रेखाएं अगर विपरीत दिशा में जाएंगे तो उन बिंदुओं पर बने कोण को सरल कोण या ऋजु कोण कहेंगे। इसका मान क्या होता है, 180 अंश होता है। या हम दूसरे भाषा में इसे अगर कह सकते हैं तो इसे अगर देखिए हम कहें कि इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सीधी रेखा या सरल रेखा पर बने कोण को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। अर्थात किसी भी सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, किसी भी ऋजु रेखा पर आपका 180 अंश का कोण बनता है। अगर यह देखिए एक सरल रेखा है जो अलग अलग दिशाओं में जा रही है, इसके किसी बिंदु पर अगर हम बात करें, यह बिंदु अगर पी ले ले, इस पे टोटल कितने अंश का कोण बनेगा, 100। यहाँ पर देखिए अगर हम क्यू ले ले, इस पे कितने अंश का कोण बनेगा, 180। यहाँ पर अगर हम बिंदु आर ले ले, इस पे कितने अंश का कोण बनेगा, 180 अंश का कोण बनता है। तो आपकी परिभाषा निकल के आ गई कि किसी सरल रेखा के किसी बिंदु पर जो कोण आपका बनता है वह 180 अंश का होता है और उसी को हम लोग सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। देखिए नेक्स्ट कोण है। अब इसके बाद इसकी बात करें, देखिए अगला कोण आपका बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण या पुनर्युक्त कोण। बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण या पुनर्युक्त कोण है। इसका देखिए तीन नाम है, आप तीनों नाम को ध्यान देंगे। अंग्रेजी में देखिए रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है, इसे रिफ्लेक्स एंगल। इसके देखिए परिभाषा क्या होती है, वह कोण जो 180 अंश से अधिक तथा 360 अंश से कम होता है उसे बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण या पुनर्युक्त कोण कहते हैं। मतलब वह कोण जो 180 अंश से अधिक हो और 360 अंश से कम हो तो उसे हम क्या कहेंगे, बृहत कोण कहेंगे। और बृहत कोण को प्रतिवर्ती कोण या पुनर्युक्त कोण भी कहा जाता है। तो इसका मान 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम होना चाहिए। जैसे देखिए एग्जांपल ग्रेसिया 181 अंश 180 अंश से अधिक है, 190, 207, 310, 320, 359। मतलब आपको देखिए 360 अंश तक का लेना है, मतलब उसके अंदर का कोण आपको लेना है। यह देखिए बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण या पुनर्युक्त कोण हो गया। इसके बारे में आप सीखें। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण क्या होता है, अंग्रेजी में देखिए संपूर्ण कोण को कहते हैं कंप्लीट एंगल। संपूर्ण कोण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल। इसकी देखिए परिभाषा होती है, ऐसा कोण जिसकी माप 360 अंश होती है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। संपूर्ण कोण बराबर आपका 360 अंश। संपूर्ण कोण 360 अंश का क्यों होता है, क्योंकि देखिए अगर कोई बिंदु आपका रहे उसके चारों दिशाओं से अगर आप मिला के कोण बनाएंगे या उसके देखिए परितः आप कोण बनाएंगे तो टोटल आपका 360 अंश का कोण बनेगा। तो इसीलिए 360 अंश के कोण को हम क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। जैसे देखिए
जैसे अगर देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु आपका है, इस बिंदु के अगर हम चारों तरफ से मिला के अगर कोण बनाए तो कितने अंश का कोण बनेगा आपका? 360 अंश का कोण बनेगा। मतलब एक चक्कर पूरा करने पर आपका कितने अंश का कोण बनता बताइए? 360 अंश का कोण बनता है। और जानते कि अगर आप किसी भी समतल या किसी भी धरातल या किसी भी तल पर अगर आप कोण बनाएंगे तो कितने अंश का कोण बना पाएंगे? 360 अंश का। तो इसका मतलब किसी भी समतल को वह संपूर्ण रूप से अगर करता है, कवर करता है, तो 360 अंश का कोण से कर लेगा। तो इसका मतलब अगर किसी भी समतल की बात करें या किसी भी तल की बात करें तो उस पे अगर टोटल कह दिया जाए कि चारों दिशाओं से, या कह दिया जाए कि परितः उसके मतलब कुल ओर से मिलाकर कितने अंश का कोण बनता? 360 अंश का कोण बनता है। तो इसीलिए 360 अंश को संपूर्ण कोण कहते हैं। मतलब संपूर्ण ओर से आप ले ले या चारों तरफ से आप ले ले तो कितने अंश का कोण बनेगा? किसी भी समतल पर 360 अंश का कोण बनेगा। तो 360 अंश का देखिए ये किसी भी तल या समतल पर कुल मिला के 360 अंश का कोण बनता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक बिंदु ओ ले लेते हैं, या मान लीजिए वृत्त का केंद्र ओ अगर मान ले अपने से, तो इसके चारों तरफ का कोण मिला के कितने अंश का कोण बनेगा? 360 अंश का कोण बनेगा। तो किसी भी बिंदु के चारों तरफ से आपका कुल 360 अंश का कोण बनता है। मतलब किसी भी बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है। अगर किसी भी समतल पर एक चक्कर आप पूरा करेंगे तो आपका 360 अंश का कोण बनेगा। और 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण इसीलिए कहा जाता है क्योंकि किसी भी समतल पर आप अगर अधिकतम कोण बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा अगर कोण बना सकते हैं तो 360 अंश तक के कोण को आप बना सकते हैं, इसको आप दिखा सकते हैं। यह वास्तविक कोण आपका होता है, इसको ध्यान देंगे। तो यहाँ पर संपूर्ण कोण बराबर आपका 360 अंश होता है, इसके बारे में आप जाने। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर ले। इसके बाद अगले पॉइंट को आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए आपको जैसे एक रेखा आपको देखिए दी गई है, ये भी दी गई है। यहाँ पर देखिए जैसे एक चक्कर हम पूरा कर रहे हैं तो एक चक्कर पूरा करने पर कितने अंश का कोण बनेगा? 360 अंश का कोण बनेगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है तो 360 अंश का कोण बनता है। अगर कोई बिंदु दिया गया उस बिंदु पर कितने अंश का कोण बन सकता है तो 360 अंश का बन सकता है। जैसे मान लेते हैं यह आपका केंद्र O है, अगर आपका देखिए यह वृत्त हम मान लीजिए है तो कोई पूछेगा इस पे टोटल कितने अंश का कोण बनेगा, तो आप कितने अंश का कोण बनाएंगे? 360 अंश का कोण बनेगा। अगर कोई बिंदु देखिए आपका P दिया गया है, कोई पूछेगा बताइए इस बिंदु P पर कितने अंश तक का कोण बन सकता है, तो टोटल आपका देखिए 360 अंश का बन सकता है कोण। तो मतलब किसी भी बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है क्योंकि संपूर्ण कोण 360 अंश होता है। जब उस बिंदु के परितः आप कोण बनाएंगे या उस बिंदु के चारों तरफ से जब आप कोण बनाएंगे तो 360 अंश का बन पाएगा क्योंकि किसी भी समतल पर जो संपूर्ण कोण आपका बनता है वह 360 अंश होता है। इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके हैं कि किसी समतल पर केवल 360 अंश तक के कोण को प्रदर्शित किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी आपको हम देखिए बताई है कि अगर देखिए कोई भी आपको दिया गया है, अगर समतल दिया गया है, अगर देखिए कोई भी समतल मान लीजिए यही आपको समतल दिया है तो आप अगर देखिए अगर हम किसी समतल को 4 बराबर भागों में देखिए बांट दें, यह देखिए 4 बराबर भागों में बांट दिए। अब यहाँ पर देखिए कोण बनाएंगे तो यहाँ पर 0 अंश से देखिए हम शुरू करते 0 अंश से किस पे जाएंगे? 90 अंश से किस पे आएंगे आप? 180 अंश पर। 180 अंश से कहाँ पर जाएंगे? 270 अंश पर। 270 अंश से फिर देखिए जहाँ से आप चले थे वहीं पर आ जाएंगे, कितने अंश का कोण बनेगा? 360 अंश का कोण बनेगा। मतलब जहाँ से आप स्टार्ट किए वहां से उसी पॉइंट पर आने पर जब एक चक्कर आप लगाते हैं तो कितने
कितने अंश का कोण तैयार होता है, 360 अंश का कोण तैयार होता है। तो इसका मतलब क्या निकला कि किसी समतल पर केवल 360 अंश तक के कोण को प्रदर्शित किया जाता है। मतलब अगर कोई भी समतल आपको, कोई भी तल आपको दिया गया है, उसमें किसी भी रेखा पर या किसी भी बिंदु पर अगर कोण को आपको दर्शाना है तो टोटल कोण आप 360 अंश तक के ही दर्शा पाएंगे, क्योंकि 360 अंश तक का कोण वास्तव में बन पाएगा जो आपको दिखेगा, जो वास्तविक कोण होता है। इसलिए किसी भी समतल पर केवल और केवल 360 अंश के कोण को ही आप प्रदर्शित कर पाएंगे, इससे ज्यादा कोण आप नहीं प्रदर्शित कर पाएंगे। अगर इससे ज्यादा होता है उसे आप काल्पनिक रूप में दर्शाते हैं। आगे देखिए पॉइंट को हम बता देते हैं कि 360 अंश से अधिक वाले कोण को किसी समतल पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, अतः वे काल्पनिक कोण माने जाते हैं। तो 360 अंश से अधिक वाले कोण को किसी समतल पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, अतः वे काल्पनिक कोण माने जाते हैं। तो अगर देखिए 360 अंश से कोई कोण आपको अधिक दिया गया है, अगर उसको देखिए आपको किसी भी समतल पर दर्शाना है तो उसको आप वास्तव में नहीं दर्शा पाएंगे, सही रूप में आप नहीं दिखा पाएंगे कि जो आपका स्पष्ट हो कि हाँ ये इतना कोण है। तो उस कोण को आप काल्पनिक रूप में प्रदर्शित करते हैं, मतलब फेरों की संख्या के रूप में आप प्रदर्शित करेंगे तो आपका काल्पनिक कोण होता है। तो आप सीखे वास्तविक कोण, काल्पनिक कोण। तो 0 अंश से लेके 360 अंश के कोण को समतल पर हम दर्शा पाते हैं, किसी भी तल या सतह पर हम दिखा पाते हैं, मतलब बना पाते हैं वास्तव में। इसलिए आपका 0 अंश से 360 अंश तक के कोण जो होते हैं ये आपके वास्तविक कोण होते हैं, ये सचमुच के कोण होते हैं, ये सही के कोण होते हैं। इनको किसी भी समतल पर खींचा जा सकता है या किसी भी समतल पर बनाया जा सकता है। बाकी 360 अंश से जितने कोण आपके अधिक होते हैं वो आपके काल्पनिक कोण होते हैं, उनको किसी भी समतल या तल पर आप दर्शा नहीं पाएंगे, उनको हम काल्पनिक रूप में दर्शाते हैं। हम मान लीजिए अनुभव करते हैं, केवल उसमें महसूस करते हैं, मान लेते हैं कि यह कोण 360 अंश से अधिक है, इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर बनेगा। लेकिन वास्तव में देखिए अगर दर्शाना है कोण को, आपको सही रूप में अगर दिखाना है तो आप केवल 360 अंश तक के कोण को दिखा पाएंगे, उससे अधिक कोण को नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए 0 अंश से लेके 360 अंश तक का कोण जो आपका वास्तविक कोण होता है और 360 अंश से ऊपर के जितने कोण होते हैं वह काल्पनिक कोण होते हैं। उनको सही रूप में आप नहीं खींच पाएंगे, सही रूप में नहीं बना पाएंगे, उनको काल्पनिक रूप में बनाया जाता है। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 0 अंश से लेकर 360 अंश तक के कोणों को वास्तविक कोण माना जाता है, क्योंकि इन्हें किसी समतल पर प्रदर्शित किया जा सकता है। यही पॉइंट हम आपको भी बताए हैं। 360 अंश से ऊपर वाले कोणों को काल्पनिक कोण माना जाता है, क्योंकि इन्हें किसी समतल पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, अतः इन्हें काल्पनिक रूप में प्रदर्शित करते हैं। मतलब 0 अंश से लेकर 360 अंश तक के कोण को किसी भी समतल पर आप दर्शा पाएंगे, किसी भी समतल पर आप खींच पाएंगे, किसी भी समतल पर आप बना पाएंगे। इसलिए ये कैसे कोण होते हैं? वास्तविक कोण होते हैं। और 360 अंश से जितने अधिक कोण होते हैं उन कोणों को आप किसी भी समतल पर नहीं खींच पाएंगे, किसी भी समतल पर नहीं बना पाएंगे, उनको हम काल्पनिक रूप में बनाते हैं। इसलिए 360 अंश से अधिक के कोण को काल्पनिक कोण माना जाता है, जो किसी भी समतल पर दर्शाया नहीं जा सकता है। तो यह दो कोण के बारे में आपको बताया गया कि एक वास्तविक कोण, दूसरा काल्पनिक कोण। तो 0 अंश से 360 अंश तक के कोण वास्तविक कोण होते हैं, 360 अंश से अधिक के कोण आपके काल्पनिक कोण होते हैं। इनको आप देखें। अब जैसे हम चित्र के माध्यम से आपको बताएं, अगर हम चित्र के माध्यम से आपको बताएं तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसके बाद देखिए हम चित्र के माध्यम से आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए अगर कोई भी कोण आपको देखिए दर्शाना है, जैसे यहाँ पर देखिए एक पेज ऐड कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कोण को दर्शाना, जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पर देखिए जैसे चतुर्थांश अगर हम बना दें
किसी भी समतल को देखिए 4 भागों में बांट देंगे तो प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो कोण आपका बनेगा 0 अंश का कोण बनेगा। आप देखिए अगर आपका माने 0 से बढ़ेंगे तो इधर देखिए 1 अंश 2 अंश जो भी आपका देखिए 30 अंश 45 अंश 60 अंश 80 अंश, मान लीजिए यह देखिए आपका 90 अंश। ऐसे देखिए कोण को आप यहाँ पर 90 अंश तक के कोण को इस पे आप देखिए क्या कर लेंगे, दर्शा सकते हैं। तो यह देखिए आपका 90 अंश तक के कोण को आप इस पे क्या करेंगे बताइए, 90 अंश तक के कोण को आप इस पर दर्शा सकते हैं। तो 90 अंश से अधिक देखिए चलेंगे तो यह देखिए मान लीजिए 91 अंश या 120 अंश या 130 अंश या मान लीजिए 150 अंश है या मतलब 160 अंश 170 अंश है, यहाँ पर मान लीजिए 200 180 अंश। तो यहाँ पर देखिए यह जो कोण आपका बनेगा, यह जानते हैं कि 180 अंश के कोण को इस पे आप दर्शा पाएंगे। इससे अधिक अगर दर्शाना रहे, मान लीजिए 100 मतलब है कि 90 या 95 200 210 220 हाँ 230 240 250 मान के चलिएगा 270 अंश तक आप इस पे दर्शा पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 से लेके 90 अंश के कोण को यहाँ तक आप दर्शा पाएंगे। 90 अंश से अधिक कोण रहेंगे तो यहाँ तक आप देखिए 180 अंश तक का रहेगा, 90 से 180 तो यहाँ पर दर्शा लेंगे। अगर देखिए आपका वह कोण देखिए 180 अंश और 270 अंश के बीच में रहेगा तो इसमें देखिए आप दर्शा लेंगे। अब देखिए 270 अंश से अगर 360 अंश के बीच में रहेगा तो 0 के पास 360 हो जाएगा, तो इसको भी देखिए आप दर्शा लेंगे ऐसे। तो यहाँ पर आप चलेंगे देखिए, तो यहाँ पर देखिए 270 से 280, इसके बाद 290 300 310 320 330 340 350 और 360। मतलब देखिए हम जहाँ से देखिए चले थे, हम देखिए जहां से चले थे वहीं पर जाके देखिए आ गए तो टोटल कोण कितना देखिए 0 अंश से लेके कितने अंश तक का कोण हम बना पाए, 360 अंश तक का कोण बना पाए। तो मतलब बात अगर ये की जाए कि देखिए आपका 0 अंश से देखिए कोण आपका शुरू हुआ और जाके हमारा कोण कहां तक समाप्त हुआ, देखिए 360 अंश पे जाके समाप्त हुआ। तो इससे देखिए ये चारों तरफ से आपका मिला के हो गया, यह देखिए परितः आपका हो गया, यह संपूर्ण आपका तल पर हो गया। तो चारों तरफ से मिला के आप कितने कोण को दर्शा पाए, 0 अंश से 360 अंश तक का। तो इसका मतलब 0 अंश से लेके देखिए 360 अंश के कोण को आप किसी भी समतल पर क्या किए, दर्शा लिए। यह देखिए 0 अंश से 360 अंश के कोण को हम किसी भी समतल पर खींच सकते हैं, किसी भी समतल पर हम बना सकते हैं, इसको हम किसी भी समतल पर व्यक्त कर सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसलिए 0 अंश से लेके 360 अंश तक के जो कोण होते हैं, इन कोणों को वास्तविक कोण कहा जाता है। मतलब यह सचमुच में आपके कोण बन सकते हैं या इनको सचमुच में हम बना सकते हैं, यह वास्तविक कोण हो गया। अब देखिए अगर 360 अंश से अधिक कोण की बात करें तो अब फिर देखिए हम इसी में चले जाएंगे। तो जहां देखिए 0 अंश से लेके 90 अंश तक के कोण को दर्शाएं तो इसी में देखिए 360 अंश से अधिक तक चलेंगे, तो फिर देखिए इसी में हम चले गए। तो जब इसी में बताइए फिर हम चले जाएंगे तो इनको हमको काल्पनिक रूप में अब दर्शाना पड़ेगा। तो मतलब इस पे ऑलरेडी पहले से कोण आपके बन चुके हैं, फिर इन्हीं पर देखिए हम कोण खींचेंगे। तो जब इन्हीं पर कोण खींचेंगे तो ये काल्पनिक रूप में हो जाएंगे, ये वास्तव में नहीं होंगे। तो इसका मतलब जानते हैं कि अगर देखिए 360 अंश से अधिक के कोण अगर आप बनाएंगे तो जो 360 अंश से अधिक के कोण होते हैं इनको किसी भी समतल पर आप नहीं खींच पाएंगे। इसलिए यह कैसे कोण होते हैं, आपके काल्पनिक कोण होते हैं। तो 360 अंश से अधिक के कोण कैसे कोण हो जाएंगे बताइए, काल्पनिक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको आप किसी भी समतल पर नहीं दर्शा पाएंगे। इनको पुनः देखिए इन्हीं कोणों पर आप क्या करेंगे, दर्शाएंगे। तो इन्हीं कोणों के ऊपर आप दर्शाना प्रारंभ करेंगे। मतलब एक बार आपका कंप्लीट कोण 360 अंश तक का बन गया। अब इसके बाद 360 अंश से ऊपर जैसे जाएंगे तो इन्हीं रेखाओं के ऊपर आपको कोण बनाना पड़ेगा, इन्हीं कोण के ऊपर कोण आपका बनाना पड़ेगा। तो जब कोण के ऊपर कोण बनाएंगे तो वह काल्पनिक रूप में आपको दिखेंगे, अर्थात वह काल्पनिक कोण हो जाएंगे। यह कोण की विशेषता रहे कि 0 अंश से लेकर 360 अंश के कोण को आप किसी भी समतल पर दर्शा
दर्शा पाएंगे और 360 अंश से अधिक के कोण को किसी भी समतल पर आप दर्शा नहीं पाएंगे। तो इसके बारे में आप सीखे और कोण के बारे में आपको बहुत जानकारी इसमें आपको दे दी गई है, तो इसको आप ध्यान देंगे। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट कोण पर चलते हैं। इसके बाद देखिए अगले कोण की अगर हम बात करें, आसन्न कोण या संलग्न कोण। देखिए अगला कोण आपका है आसन्न कोण या संलग्न कोण। अंग्रेजी में कहते हैं यहाँ एडजेसेंट एंगल कहा जाता है। आसन्न कोण, आसन्न का मतलब देखिए होता है, आसन्न का मतलब आपका सटा हुआ या लगा हुआ आपका होता है। तो जब एक कोण से दूसरा कोण आपका लगा होता है या जब एक कोण से दूसरा कोण आपका सटा होता है तो वह आसन्न होता। आसन्न का मतलब अगल बगल में होना चाहिए। और देखिए आपको दिया गया सहलग्न। सहलग्न का मतलब सह माने साथ साथ, लग्न माने लगा हुआ। तो जब कोण आपके साथ साथ लगे होते हैं किसी सिर से तो वही आपके सहलग्न कोण होते हैं। परिभाषा से हम समझेंगे तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि जब दो कोणों का शीर्ष बिंदु एक ही हो और उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो उन्हें आसन्न कोण कहते हैं या सहलग्न कोण भी कहा जाता है। यह देखिए आसन्न कोण आपका हो गया। यहाँ पर देखेंगे यह देखिए आपका POSR आपको दिया गया है। तो देखिए आसन्न कोण या संलग्न कोण क्या होता है, इसके बारे में देखिए हम आपको बताते हैं कि जब दो कोणों का शीर्ष बिंदु एक ही हो और उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो उन्हें आसन्न कोण या संलग्न कोण कहते हैं। परिभाषा से देखिए समझेंगे। जब दो कोणों का शीर्ष बिंदु एक ही हो तो जब दो कोणों का देखिए एक कोण यह आपका बन रहा, देखिए एक कोण यह बन रहा है और दूसरा कोण यह बन रहा। जब दो कोणों का शीर्ष बिंदु एक ही हो तो इनका शीर्ष बिंदु कैसे हो एक। तो जब दो कोणों का शीर्ष बिंदु एक ही हो और उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन हो, मतलब दोनों कोणों के लिए हो। तो यहाँ पर देखिए इसमें एक भुजा आपकी उभयनिष्ठ है, यह भुजा देखिए इस कोण के लिए भी है और यह भुजा आपकी इस कोण के लिए है, तो उन्हें आसन्न कोण या संलग्न कोण कहते हैं। तो यह आपका आसन्न कोण या संलग्न कोण हो जाएगा। तो आसन्न कोण या संलग्न कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का शीर्ष एक ही हो और उसमें एक भुजा आपको उभयनिष्ठ दी हो तब जो इनके बीच आपका कोण बनेगा इन्हें आसन्न कोण या संलग्न कोण कहेंगे। तो आसन्न कोण या संलग्न कोण में आपका एक शीर्ष बिंदु होगा और यह कॉमन शीर्ष बिंदु होगा, दोनों कोणों के लिए होगा। और इसमें देखिए एक आपकी उभयनिष्ठ भुजा होगी, मतलब जो दोनों कोणों में शामिल होगी, तो इसी को देखिए आसन्न कोण या संलग्न कोण कहते हैं। तो यहाँ पर जो कोण आपको POR बन रहा है और यहाँ पर जो कोण आपको SOR बन रहा है, यह दोनों कोण आपके आसन्न कोण या संलग्न कोण है। तो आसन्न कोण या संलग्न कोण किसे कहते हैं कि जब दो कोणों का शीर्ष बिंदु एक ही हो, तो जब दो कोणों का शीर्ष बिंदु एक ही हो और उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो और उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो उन्हें आसन्न कोण या संलग्न कोण कहते हैं। कि यहाँ पर देखिए यही जो आपको POR दिया गया है और जो आपको देखिए ROS दिया गया है, यह देखिए दोनों कोण आपके कैसे कोण है? आसन्न कोण या संलग्न कोण है। तो आसन्न कोण या संलग्न कोण है उभयनिष्ठ शीर्ष एवं उभयनिष्ठ भुजा के द्वारा बनते हैं। इसको आप ध्यान देंगे। इसमें देखिए उभयनिष्ठ शीर्ष है जो दोनों कोणों के लिए है, इसमें देखिए उभयनिष्ठ भुजा है जो दोनों कोणों के लिए है। तो उभयनिष्ठ भुजा और उभयनिष्ठ कोण जब आपको दिखे तो वहां पर आसन्न कोण या संलग्न कोण बनता है, इसको ध्यान देंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला देखिए कोण है शीर्षाभिमुख कोण। अंग्रेजी में देखिए कहते हैं इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल।
शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट देखिए कोण होता है। इस कोण का प्रयोग बहुत ज्यादा होगा, इसको अभी हम देखिए शब्दों के द्वारा बताएंगे। पहले परिभाषा आपको बता देते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर बने आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो जब देखिए दो रेखाएं आपको दी रहे, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे, जैसे देखिए एक रेखा यह एक रेखा यह, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे तो इस शीर्ष पर देखिए आमने सामने के जो कोण बनेंगे आपके, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। तो शीर्षाभिमुख कोण की देखिए परिभाषा क्या हो गई कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर बने आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कहते हैं। देखिए जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती, एक रेखा यह देखी है, दूसरी रेखा यह है, यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दी हैं, तो प्रतिच्छेद बिंदु पर, तो यहाँ पर देखिए यह आपका प्रतिच्छेद बिंदु है, तो प्रतिच्छेद बिंदु पर बने आमने सामने के कोणों को, मतलब इसके सामने का देखिए जो कोण आपका पड़ेगा यह पड़ेगा, और इसके सामने का जानते कि कोण जो पड़ेगा यह कोण पड़ेगा, तो आमने सामने के जो कोण होते हैं उन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। आगे दूसरी परिभाषा दी गई है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके कटान बिंदु पर बने आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यह आप परिभाषा नोट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लेंगे, इसको अभी हम चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे देखिए शीर्ष के आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो शीर्ष के, तो जैसे देखिए एक रेखा आपकी यह है, दूसरी रेखा यह है, जब यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट देंगे, इसी कटान बिंदु पर जो आमने सामने के कोण बनेंगे, इसके देखिए आमने सामने, मतलब इसके आमने ये होगा, इसके सामने ये होगा, इसके आमने सामने यह कोण हो जाएंगे, यह आमने सामने के कोण हैं। तो जो आमने सामने के कोण होते वही कोण आपस में क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, इन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यहाँ पर देखिए जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु या कटान बिंदु पर आमने सामने के जो कोण बनते हैं उन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यह देखिए x अंश, तो x अंश ये भी होगा, यह y अंश तो ये भी y अंश होगा, तो यह इसके शीर्षाभिमुख होगा, यह इसके शीर्षाभिमुख कोण होगा। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे देखिए शब्दों से हम इस परिभाषा को क्लियर कर दें। जैसे देखिए दिया गया आपको शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख आपको दिया, शीर्षाभिमुख को अगर देखिए हम तोड़े तो यहां से दो शब्द आपका निकलेगा, यहां से निकलेगा शीर्ष और यहां से निकलेगा अभिमुख। इसको तोड़ेंगे तो शीर्ष का मतलब जानते हैं कि कटान बिंदु होगा दो रेखाओं का, यह कटान बिंदु होगा। अभिमुख का मतलब होता देखिए गणित में आमने सामने, आमने सामने, और इनको मिला देंगे कटान बिंदु के आमने सामने, कटान बिंदु के आमने सामने आपका निकलेगा, कटान बिंदु के आमने सामने। तो कटान बिंदु के आमने सामने का कोण क्या कहलाएगा? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। तो शीर्षाभिमुख में शीर्ष अभिमुख, शीर्ष माने कटान बिंदु, अभिमुख माने आमने सामने, कटान बिंदु के आमने सामने का कोण जो होगा उसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। जैसे देखिए एक रेखा यह हम खींच लिए, दूसरी रेखा यह हम खींच लिए, अब इनका देखिए कटान बिंदु O हो गया, अब इनके देखिए आमने सामने के जो कोण बनेंगे इसी को हम
क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण जहां भी दिया रहेगा वो आपस में आपका बराबर रहेगा। तो इसको आप ध्यान देंगे। इस कोण का प्रयोग जानते हैं कि सवाल लगाते समय बहुत ज्यादा होगा, इसलिए इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। चलते हैं अगले कोण पर। देखिए नेक्स्ट कोण आपका दिया है सम्मुख कोण, अंग्रेजी में कहते हैं अपोजिट एंगल। सम्मुख कोण का मतलब देखिए क्या होता है, सम्मुख कोण का मतलब होता है आमने सामने का कोण। अतः आमने सामने के कोणों को सम्मुख कोण कहते हैं। तो देखिए गणित में सम्मुख का मतलब होता आमने सामने। सम्मुख कोण प्रायः चतुर्भुज बहुभुज में बनता है। अगर देखें कोई भी आपकी बंद आकृति जैसे चतुर्भुज है, बहुभुज है, तो उनमें देखें जो आमने सामने के कोण बनेंगे उन्हीं को आप सम्मुख कोण कहेंगे। तो सम्मुख कोण प्रायः देखें चतुर्भुज में आपके बनते हैं, जैसे आगे आपको बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए यहाँ पर वह दो कोण जो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं परंतु किसी आकृति में बने होते हैं उन्हें सम्मुख कोण कहते हैं। देखिए वह दो कोण जो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जैसे अगर हम देखें कोण ए की बात करें तो कोण ए के सामने कोण सी है, तो इस कोण के सामने देखिए कोण सी है, तो यह आमने सामने की कोण हो गए। ठीक, और देखिए यहाँ पर कोण बी दिया गया है, यहाँ पर देखिए कोण डी दिया गया है, यह दोनों आमने सामने के कोण हो गए। तो अगर यह देखिए किसी आकृति में ऐसे कोण बनेंगे तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे, सम्मुख कोण कहते हैं। चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों को सम्मुख कोण कहते हैं। तो जैसे यह ABCD एक आपको चतुर्भुज दिया है, तो इनमें देखिए आमने सामने के जो कोण बनेंगे इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम सम्मुख कोण कहेंगे। तो यहाँ पर सम्मुख कोण देखिए आपके हो गए। तो यहाँ पर देखिए कोण A के सम्मुख कोण कौन सा है, C है। ये देखिए बराबर नहीं होते हैं। यहाँ पर देखिए कोण ए के सम्मुख कौन सा कोण है, सी। तो कोण ए के सम्मुख आपका कोण सी है, और कोण बी के सम्मुख कौन सा कोण है, कोण बी के सम्मुख आपका कोण डी है। तो यहाँ पर कोण ए के सम्मुख कोण सी या कोण सी के सम्मुख कोण ए दिया गया है, या कोण बी के सम्मुख कोण डी या कोण डी के सम्मुख आपको कोण बी दिया गया है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे क्योंकि इस पर भी आपको सवाल मिलेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर ले। इसके बाद हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला देखिए कोण आपको दिया गया है एकांतर कोण। अंग्रेजी में इसे देखिए कहते हैं अल्टरनेट एंगल। एकांतर कोण काफी इंपॉर्टेंट है, यह देखिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा आपका। परिभाषा देखिए होती है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा और समांतर रेखा के बीच बने कोणों को एकांतर कोण कहते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, देखिए जब दो समांतर रेखाएं आपको दी गई हैं, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा, यह देखिए समांतर रेखाएं हैं, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा, तो जो यह देखिए आपको तिर्यक रेखा दी गई, तिर्यक रेखा, और यह जो आपको समांतर रेखा दी गई है, तो इनके बीच देखिए जितने आपके कोण बनेंगे, इनके बीच जितने आपके कोण बनेंगे इन्हीं को हम क्या कहेंगे, एकांतर कोण कहते हैं। तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बीच बने आपके कोण जो होते हैं इन्हीं कोणों को हम एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोणों की दिशाएं विपरीत होती हैं, मतलब इनमें अगर एक इधर का कोण लेंगे दूसरा इधर का लेना पड़ेगा, इसमें अगर एक ऊपर का लेंगे तो दूसरा देखिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ यहाँ पर देखिए इस डायरेक्शन में अगर लेंगे तो इसमें देखिए आपको इस डायरेक्शन में आपको कोण लेना पड़ेगा। तो इसमें देखिए अंदर के कोण को लेंगे तो इसमें देखिए इस तरीके से अंदर के कोण को लेंगे, तो मतलब आपके दिशा में यह विपरीत होने चाहिए। जैसे
अगर कोई कोण इधर बन रहा है तो इसमें इधर बनना चाहिए, इस रेखा के कोई कोण इधर बन रहा है तो इधर आपका बनना चाहिए। यही जानते हैं कि एकांतर कोण होंगे, एकांतर कोणों की दिशाएं क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। आगे देखिए, एकांतर कोण में दिशा का अंतर होता है, अर्थात एकांतर कोण विपरीत दिशाओं में बनते हैं। तो जो एकांतर कोण होते हैं इनके दिशाओं में अंतर होता है और यह विपरीत दिशा में बनते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके द्वारा बने एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, जैसे अगर देखिए दो समांतर रेखा हम खींच दी हैं, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके द्वारा बने कोण को बने एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो जब देखिए दो समांतर रेखाएं आपको दी गई हैं, इनको कोई तिर्यक रेखा काटेंगे तो इनके द्वारा जो एकांतर कोण बनेंगे वह आपस में बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए इधर कोई कोण बनेगा वह इसके बराबर होगा, अगर कोई कोण इधर बनेगा तो वह इसके बराबर होगा, कोई कोण इधर बनेगा तो वह इसके बराबर होगा, कोई कोण इधर बनेगा तो वह इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर एकांतर कोण आपके क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। आगे देखिए, चित्र के माध्यम से यहाँ पर देखिए समझाया गया है कि जैसे यहाँ पर देखिए यह दो समांतर रेखाएं आपको दी गई है, इन दोनों समांतर रेखाओं को देखिए यह तिर्यक रेखा काट रही है। तो यहाँ पर देखिए यह कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 गिनती के रूप में हम कोण बना दिए हैं, क्योंकि यह देखिए आपकी तिर्यक रेखा, यहाँ पर देखिए यह तिर्यक रेखा, यह समांतर रेखा, तो इनके बीच कोण, इनके बीच कोण, इनके बीच। तो आप जानते हैं कि तिर्यक रेखा और समांतर रेखा के बीच जो कोण बनेंगे वही एकांतर कोण आपके रहेंगे। अब यह देखिए चारों कोण आपके बने हैं, यहाँ पर भी देखिए आपके चारों कोण बन रही हैं। तो देखिए कोण 1 जो होगा, कोण 1 के एकांतर कौन कोण होगा, 7 होगा। क्यों? क्योंकि यह देखिए इस रेखा के ऊपर बढ़ रहा है तो यह इस रेखा के नीचे बढ़ रहा है, तो इनकी दिशा देखिए विपरीत होनी चाहिए। और यह देखिए कोण इस रेखा के इधर बढ़ रहा है तो यह देखिए इसके इधर बढ़ रहा है, तो इनमें देखिए एकांतर कोण में दिशा आपकी विपरीत होती है, यही सबसे बड़ी पहचान होती है। तो कोण 1 के एकांतर कौन कोण होगा, 7, और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं तो कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 7। मतलब यह जितने अंश का होगा उतने अंश का यह हो जाएगा। अब देखिए जो 2 वाला कोण बन रहा है वह कोण 8 के बराबर होगा, क्योंकि देखिए 2 वाला कोण इधर बन रहा है, यह देखिए इधर बन रहा है, यह देखिए इस रेखा के इधर बन रहा है, तो यह देखिए इस रेखा के इधर बन रहा है। तो इन दोनों कोणों की दिशाएं विपरीत है और जानते हैं कि कोण 2 के एकांतर कौन कोण होगा, 8, और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, कोण 2 बराबर क्या होगा, कोण 8। तो जितने अंश का कोण 2 होगा उतने अंश का कोण 8 होगा। यहाँ पर देखिए अगर अंदर आ जाए तो यह देखिए जो कोण 3 आपका बन रहा है, यह जानते हैं कि कोण 5 के क्या होगा, एकांतर होगा, क्योंकि इस रेखा के देखिए हम नीचे चल रहे हैं, इसमें देखिए इस रेखा के ऊपर चल रहे हैं, तो इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, तो विपरीत दिशा हुई। इसमें देखिए इस रेखा की ये इधर बढ़ रहा है, इसमें इस रेखा की इधर यह बढ़ रहा है, तो एकांतर कोण हमेशा विपरीत दिशाओं में बनते हैं। तो यह जो कोण 3 है यह कोण 5 के एकांतर होगा, तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो कोण 3 बराबर कोण 5। इसके बाद देखिए आपका जानते हैं कि यहाँ पर 4 दिया है, तो 4 देखिए इस रेखा के नीचे बढ़ रहा है, तो यह इस रेखा के ऊपर बढ़ रहा है, इन दोनों की दिशा विपरीत हुई। इसमें देखिए यह इस रेखा की इधर बढ़ रहा है, इसमें यह इस रेखा की इधर बढ़ रहा है, तो इन दोनों की दिशाएं विपरीत है, इसलिए ये एकांतर कोण हो गए। क्योंकि एकांतर कोण विपरीत दिशाओं में बनते ही है, तो कोण 2 बराबर कोण 4 बराबर कोण 6 होगा, क्योंकि एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यह रहे एकांतर कोण, चित्र के माध्यम से आप समझे, इसका देखिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, इसको आप ध्यान देंगे। अब इसके बाद इनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, तो चलते हैं अगले पॉइंट पर, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट करेंगे, यह बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर सवाल पूछे जाते हैं, इससे देखिए आपके कई प्रश्न आपके हल होंगे ट्राइएंगल के, इसलिए इसको अच्छी तरीके से आप नोट कर लेंगे। चलते हैं इसके बाद अगले पॉइंट पर।
आगे देखिए दिया है एकांतर कोण के प्रकार। एकांतर कोण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक देखिए एकांतर अंतः कोण। अंतः माने देखिए होता अंदर, अंतः माने क्या होता बताइए, अंदर। मतलब जो एकांतर कोण अंदर बनेंगे तो उन्हें एकांतर अंतः कोण कहते हैं। तो नंबर एक देखिए एकांतर अंतः कोण, इसे अंग्रेजी में कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपका होता है। और दूसरा देखिए आपको होता है एकांतर बाह्य कोण। बाह्य का मतलब जानते क्या होता, बाहर आपका होता है। तो एकांतर बाह्य कोण माने अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपका होता है। तो आपके एकांतर कोण कितने प्रकार के होते हैं? एकांतर कोण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक एकांतर अंतः कोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दूसरा होता है एकांतर बाह्य कोण अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होता है। यह अंदर का कोण हो गया या बाहर का कोण हो गया। तो एकांतर कोण कितने प्रकार के हो गए बताइए? दो प्रकार के हो गए। तो अंतः माने अंदर और बाह्य माने बाहर। तो जो आपको अभी बताई है एकांतर कोण है, उनमें जो अंदर कोण होंगे उन्हें एकांतर अंतः कोण बोलेंगे, और जो बाहर ओर बन रहे हैं उन्हें एकांतर बाह्य कोण बोलेंगे। तो चलते हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए एकांतर अंतः कोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके द्वारा बने अंदर के एकांतर कोणों को एकांतर अंतः कोण कहते हैं। मतलब अभी देखिए जो एकांतर कोण बने थे उनमें जो अंदर के कोण होंगे उन्हें एकांतर अंतः कोण कहेंगे। जब एकांतर कोण अंदर की ओर बनते हैं तो उन्हें एकांतर अंतः कोण कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। इसको अब हम समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे देखिए आप जानते हैं कि यह अंदर के कोण है। देखिए यह है इस रेखा के अंदर है, यह इस रेखा के अंदर है। तो जब यह रेखा के अंदर है तो इन्हें हम एकांतर अंतः कोण बोलेंगे। तो इसमें देखिए जैसे कोण एक जो कोण 3 के बराबर अभी हम बताए थे, कोण 2 कोण 4 के बराबर बताए थे, यह सब एकांतर कोण थे। लेकिन एकांतर कोण दो प्रकार के हो गए। तो यह देखिए अंदर के कोण बनी है, इसलिए इन्हें एकांतर अंतः कोण बोलेंगे। तो जो कोण 2 है यह कोण 4 के बराबर होगा, कोण 1 जो है कोण 3 के बराबर होगा। तो कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 4। यह अंदर के कोण है, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे? एकांतर अंतः कोण कहेंगे। यह देखिए इधर बढ़ रहा तो यह देखिए इधर बढ़ रहा, तो यह इस रेखा के नीचे बढ़ रहा तो यह इस रेखा के ऊपर बढ़ रहा है। इन दोनों की दिशाएं विपरीत है। यह दोनों एकांतर कोण है, लेकिन यह अंदर के कोण है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? एकांतर अंतः कोण। देखिए कोण 1 रेखा के नीचे, यह कोण 3 रेखा के ऊपर, यह इस रेखा की इधर, यह इस रेखा की इधर। तो कोण 1 के जानते कि एकांतर में कोण 3 है, लेकिन यह दोनों कोण अंदर की ओर बन रही हैं, इसलिए इन्हें एकांतर अंतः कोण कहते हैं। एकांतर अंतः कोण भी आपस में बराबर होती है, इसलिए कोण 2 बराबर कोण 4 और कोण 1 बराबर कोण 3। इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे। यह अंदर के कोण एकांतर अंतः कोण हो गए। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। आगे देखिए दिया गया है एकांतर बाह्य कोण अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके द्वारा बने बाहर के एकांतर कोणों को एकांतर बाह्य कोण कहते हैं। जब एकांतर कोण बाहर की ओर बनते हैं तो उन्हें एकांतर बाह्य कोण कहेंगे। मतलब वही जितने आपके एकांतर कोण बने तो उसमें जो बाहर की ओर बनेंगे अब उन्हें हम एकांतर बाह्य कोण कहेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके डेफिनेशन को आप नोट कर लेंगे। इसको हम समझा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह जो रेखा है इसके बाहर यह, इसके बाहर यह दोनों देखिए कोण आपके बाहर की ओर बन रही हैं, इन्हें हम एकांतर बाह्य कोण कहेंगे। लेकिन एकांतर कोण की खासियत होती है कि इनकी दिशाएं हमेशा विपरीत होती है। कोण 2 इधर बन रहा है तो कोण 4 इधर बन रहा है। तो कोण 2 बराबर कोण 4 होगा, क्योंकि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। कोण 1 बराबर कोण
कोण 3 होगा, क्योंकि ये इधर बन रहा तो ये इधर बन रहा है, ये आपका बराबर होगा। मतलब एकांतर कोण में दिशा का अंतर होता है, एक इधर बनेगा दूसरा इधर बनेगा, एक इधर बन रहा तो दूसरा इधर बन रहा है। तो एकांतर कोण में एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि एकांतर कोण हमेशा विपरीत दिशाओं में बनते हैं। इनमें एकांतर का मतलब एक अंतर होता है, वह अंतर किसका होता है? दिशा का अंतर होता है। एकांतर कोण हमेशा विपरीत दिशाओं में बनते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। ये रहे एकांतर आपके बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं। आगे देखिए संगत कोण, अंग्रेजी में कहते हैं देखिए करेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? देखिए संगत कोण क्या होता है? देखिए संगत में देखेंगे संगत, संग माने साथ साथ, गत माने गति करना, साथ साथ गति करना। तो यहाँ पर देखिए साथ साथ गति करने को संगत कहते हैं। तो संगत का मतलब होता है देखिए साथ साथ गति करना, मतलब एक कोण जैसे बन रहा है उसी के देखिए अनुसरण करते हुए या उसी के अनुसार आप जानते हैं कि कोई दूसरा कोण बनता है तो उसे हम संगत कोण कहते हैं। संगत कोण का मतलब जैसे एक कोण बने सेम उसी प्रकार से दूसरा कोण बने तो वह एक दूसरे के संगत होते हैं। तो संगत का मतलब साथ साथ बनने वाले कोणों को संगत कोण कहते हैं। या कह दिया जाए कि जब दो कोण साथ साथ गति करके माने साथ साथ आपके एक जैसे अनुरूप में बनते हैं तो उन्हीं को संगत कोण कहा जाता है। जैसे संगत का हम दूसरा एग्जांपल आपको दें, जैसे ही आप मूवी देखते हैं उसमें जानते हैं कि जो आपके नायक नायिका होती हैं या जो अभिनेता या अभिनेत्रियां होती हैं जिसे आप अंग्रेजी में हीरो या हीरोइन कहते हैं, वह देखिए जब डांस करती हैं तो बिल्कुल आपके कैसे डांस करती हैं, वह जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग डांस करते हैं बिल्कुल संगत। जैसे देखिए हीरोइन जो एक पैर बाहर निकालेगी वही पैर देखिए हीरो निकालेगा, देखिए हीरोइन जो पैर अंदर करेगी वही पैर देखिए हीरो भी अंदर करेगा, माने दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग डांस करती हैं, माने बिल्कुल संगत डांस करती हैं। तो संगत का मतलब साथ साथ, जैसे एक कर रहा वैसे दूसरा नकल करके करता है तो उसी को संगत बोला जाता है, करस्पॉन्डिंग बोला जाता है अंग्रेजी में। तो करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है साथ साथ गति करना, साथ साथ चलने को हम क्या कहते हैं? संगत कहते हैं। तो इससे आपका निष्कर्ष निकला कि जब दो कोण एक जैसे बनेंगे उन्हीं को हम संगत कोण बोलेंगे, अंग्रेजी में करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। आप जानते हैं कि जैसे कि अगर मान लीजिए आप लोग प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना विद्यालय में कर रही हैं तो सभी लोग देखिए एक साथ क्या होते हैं? सावधान होते हैं, विश्राम होते हैं, सभी लोग एक साथ देखिए हाथ जोड़ते हैं और सभी लोग एक साथ देखिए प्रार्थना शुरू करते हैं। तो जितने भी क्रियाएं देखिए सभी लोग कर रहे हैं, एक साथ कर रही हैं, तो इसी को संगत कहते हैं। तो जब एक ही चीज को या जब एक ही कार्य को कई लोग साथ साथ करते हैं तो उसी को संगत बोला जाता है। तो संगत का मतलब होता है साथ साथ गति करना, यह हो गया। और साथ साथ गति करने को हम संगत कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लेंगे। इसके बाद हम कोण के बारे में आपको बता दें। देखिए संगत कोण की देखिए परिभाषा होती है कि जब एक कोण दूसरे कोण के साथ साथ गति करता है तो उसे संगत कोण कहते हैं। मतलब जब एक कोण दूसरे कोण के साथ साथ बनता है तो उसे संगत कोण कहते हैं। इसके बाद देखिए सेकंड डिफिनीशन दी गई है कि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो दोनों रेखाओं पर साथ साथ बने हुए कोणों को संगत कोण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब दो समांतर रेखाओं को देखिए, एक समांतर रेखा, यह मान लीजिए दो समांतर रेखा हम देखिए खींचनी है, यह देखिए दो समांतर रेखा है। तो यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, अगर देखिए इसको कोई तिर्यक रेखा काट दे तो दोनों रेखाओं पर बने, तो दोनों रेखाओं पर साथ साथ बने। तो इन दोनों रेखा पर एक रेखा यह जो दी गई है, दूसरी रेखा देखिए यह दी गई है। इन दोनों रेखाओं पर देखिए
इन दोनों रेखाओं पर साथ साथ के जो कोण बनेंगे, मतलब यह जो कोण होगा यह देखिए इसके संगत होगा, यह देखिए जो कोण बनेगा वह इसके संगत होगा, यहाँ पर देखिए जो कोण यह बनेगा इसके संगत देखिए यह कोण होगा, नीचे जो कोण बनेगा यहाँ पर मान लीजिए इसको हज से लिख देते, यह कोण जानते हैं कि इसके संगत होगा। इसमें देखिए जैसे यह कोण बना वैसे यह कोण बना, माने जो सही वाला आपका जैसे यह कोण बना वैसे यह कोण बना, माने इस रेखा के दोनों इधर है, ये भी रेखा के ऊपर है, ये भी रेखा के ऊपर है। तो जब दोनों कोण साथ साथ बनते हैं तो उन्हीं को संगत कोण कहते हैं। यह कोण इसके संगत होगा, 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 तो इसी को संगत कोण कहते हैं। तो एक बार परिभाषा फिर से सीखेंगे कि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो दोनों रेखाओं पर साथ साथ बने हुए कोणों को संगत कोण कहते हैं। तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो समांतर रेखाओं पर साथ साथ जो आपके कोण बनते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आपको संगत कोण दिया गया है, इसमें देखिए यह दो समांतर रेखाएं आपको दी गई है, समांतर रेखाएं, इनको देखिए कोई तिर्यक रेखा काट दी है, यह देखिए तिर्यक रेखा काटी। अब देखिए जैसे कोण 1 बना वैसे कोण 5 बना, माने इस रेखा के इधर तो इस रेखा के इधर, इसके यह ऊपर तो इसके यह ऊपर, माने जो कोण 1 जैसे देखो बना है वैसे एकदम कोण 5 बना है। तो कोण 1 के संगत कोण 5 बना है तो कोण 1 बराबर कोण 5 होगा, लेकिन संगत कोण होगा। कैसा कोण होगा, संगत। और देखो कोण 1 के बराबर कोण 7 भी हो सकता है, लेकिन तब कैसा कोण होगा, एकांतर कोण होगा। इसको ध्यान देंगे। तो जहां पर देखिए संगत की स्थिति आती है उसमें एकांतर की भी स्थिति रहती है। तो आपको डिपेंड करना है, मतलब आपको निर्भर रहना कि आप कौन सा नियम लगाएंगे, एकांतर का कि संगत का, दोनों नियम आपका सही रहेगा। तो यहाँ पर एकांतर कोण भी बढ़ रही है, संगत कोण भी बढ़ रही है। तो हम संगत कोण पढ़ रही है तो संगत के अनुसार काम करेंगे। इसमें देखिए जैसे कोण 2 आपका बना इस रेखा की इधर तो वैसे कोण 6 बना, यह इस रेखा के ऊपर तो यह इसके ऊपर, तो कोण 2 के संगत कौन सा कोण है बताइए, 6 है। तो कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 6 हो जाएगा, क्योंकि कोण 2 के संगत कौन सा कोण है बताइए, कोण 6 है। इसमें देखिए जो आपको कोण 3 दिया गया है, कोण 3 के संगत आपका कोण 7 होगा, क्योंकि इस रेखा के नीचे यह बढ़ रहा तो ये भी इस रेखा के नीचे बढ़ रहा, यह इधर देखिए बढ़ रहा तो ये भी इधर बढ़ रहा है। मतलब जैसे कोण 3 आपका है उसी के साथ साथ गति करके कौन सा कोण बढ़ रहा, 7 बढ़ रहा है। तो कोण 3 के संगत आपका कोण 7 होगा। यहाँ पर देखिए जैसे आपका कोण 4 बढ़ रहा वैसे कोण 8 बढ़ रहा है, मतलब यह इस रेखा के नीचे, इसमें यह इस रेखा के नीचे, इसमें यह इस रेखा की दर, इसमें यह रेखा की दर, यह इसके साथ साथ गति कर रहा है। यह दोनों कोण कैसे हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे। तो कोण 4 बराबर कोण 8 हो जाएगा। तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ये संगत कोण रहे। संगत कोण के बारे में आप सीखे कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो आप लोगों को देखिए संगत कोण और एकांतर कोण में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों की आकृतियां सेम होती है, दोनों समान है देखिए स्थितियों में बनते हैं। क्योंकि जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटेगी तो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा जब काटती है तो वहां पर एकांतर कोण और संगत कोण दोनों बनते हैं। तो जब आपको एकांतर कोण से काम चलेगा तो वहां एकांतर कोण का नियम लगाना, अगर संगत कोण से आपका काम चलता है तो संगत कोण लगाइएगा। लेकिन दोनों नियम आपका लगेगा, क्योंकि दोनों में नियम होता है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके द्वारा बने एकांतर कोण और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण और संगत कोण दोनों बराबर होंगे। यहीं पर आपका एकांतर कोण भी है, कोण 1 के एकांतर कोण 7, कोण 2 के एकांतर कोण 8, कोण 3 के एकांतर कोण 5, कोण 4 के एकांतर कोण 6। एकांतर कोण को भी आप बराबर यहीं पर कर सकते हैं हम, लेकिन संगत कोण पर आ रहे हैं। तो कोण 1 के संगत कोण 5,
कोण 2 के संगत कोण 6, कोण 4 के संगत कोण 8, कोण 3 के संगत कोण 7, ये सब कोण आपस में बराबर होंगे। तो चाहे एकांतर कोण से बराबर कीजिए चाहे संगत कोण से बराबर कीजिए, दोनों तरीके से आपके कोण अलग अलग बराबर हो जाएंगे। जैसे ही आपको आवश्यकता होगी वैसे ही आप करेंगे। यहाँ पर यह नियम आप सीखेंगे कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यह बहुत ही आपको काम करेगा और बहुत ही सवाल को लगाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लें। इसके बाद देखिए अगला कोण क्या है, रैखिक युग्म कोण देखिए दिया गया है। रैखिक युग्म कोण किसे कहते हैं? लाइनियर कपल एंगल या लाइनियर देखिए आपका जो आपका कपल एंगल होता है। रैखिक युग्म कोण क्या होता है? रैखिक का मतलब रेखा, युग्म का मतलब जोड़े के रूप में जो कोण बनता है। जब एक सरल रेखा के किसी बिंदु पर दो कोण जोड़े के रूप में बनते हैं तो उन्हें रैखिक युग्म कोण कहते हैं। किसी सीधी रेखा के किसी बिंदु पर दो कोण युग्म के रूप में बनते हैं तो उन्हें रैखिक युग्म कोण कहते हैं। मतलब जब कोई सरल रेखा है उस पे किसी बिंदु पर देखिए दो कोण अगर जोड़े के रूप में बनते हैं तो उसी को रैखिक युग्म कोण कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप डेफिनेशन याद कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसको समझाते हैं। यहाँ देखिए जैसे एक सरल रेखा आपको दी गई है, इसके किसी बिंदु पर देखिए अगर हम रेखा खींच देंगे तो ये जो कोण आपके बनेंगे इन्हीं को देखिए रैखिक युग्म कोण कहते हैं। और रैखिक युग्म कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यह देखिए आपका कोण AOB बन रहा है, यहाँ पर कोण AOC बन रहा है। तो कोण AOB धन कोण AOC बराबर 180 अंश होगा। तो यहाँ पर रैखिक युग्म कोण कौन कौन बन रही हैं? तो कोण आपका AOB और कोण AOC यह दोनों कोण आपके रैखिक युग्म कोण पर रही हैं। तो रैखिक युग्म कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो इनका मान कितना होगा? 180 अंश होगा। तो इस नियम को भी आप याद रखेंगे, इस कोण को भी आप याद रखेंगे। रैखिक युग्म कोण को इसका भी प्रयोग देखिए बहुत ज्यादा होता है। नोट देखिए आपका है कि रैखिक युग्म कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो रैखिक युग्म कोण अगर बनेंगे तो रैखिक युग्म कोणों का योगफल कितना होगा? 180 अंश होता है। रैखिक युग्म कोणों का योगफल संपूरक होता है। संपूरक का मतलब जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। तो रैखिक युग्म कोणों का योगफल संपूरक होता है। रैखिक युग्म कोण में दो कोण होते हैं जिनका योगफल 180 अंश होता है। तो रैखिक युग्म कोण में दो कोण होंगे और उन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। इस पॉइंट को आप अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लेंगे, आपको बहुत ही काम करेगा। इस सूत्र से भी आपके सवाल लगेंगे, इसको आप दिमाग में बैठाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लेके नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कोण आपको दिया गया है उभयनिष्ठ कोण। अंग्रेजी में देखिए कॉमन एंगल कहते हैं। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। इस सूत्र का देखिए इस कोण का भी प्रयोग होगा। तो यह जो कोण उभयनिष्ठ कोण दिया गया कॉमन एंगल, इसका भी देखिए सवाल लगाते समय आपका यह इस्तेमाल होगा। तो इस कोण के बारे में भी आप अच्छी तरीके से जानकारी रखेंगे। वह कोण जो दो आकृतियों में होता है उसे उभयनिष्ठ कोण कहते हैं। दूसरी परिभाषा, वह कोण जो दोनों आकृतियों में शामिल होता है उसे उभयनिष्ठ कोण कहते हैं। उभयनिष्ठ कोण आपस में बराबर होते हैं। तो उभयनिष्ठ का मतलब हम आपको समझाएं कि उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभय माने दोनों में, निष्ठ माने शामिल हो। तो दोनों में शामिल हो मतलब दोनों में हो। तो जो कोण दोनों में होता है उसे उभयनिष्ठ कोण कहते हैं। तो उभयनिष्ठ कोण देखिए हमेशा दो आकृतियों में होती है। तो जब दो आकृतियों में आपका एक ही कोण बनेगा तो उसे उभयनिष्ठ कोण कहते हैं। चित्र के माध्यम से इसे समझेंगे। उभयनिष्ठ कोण आपस में क्या होती है? बराबर होती है। इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेके पहले आप नोट कर लीजिए, फिर चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। यहां पर देखिए जैसे आकृति आपको दी गई है, इसमें अगर देखेंगे
तो यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज आपका बन रहा है। यह देखिए एक छोटा वाला त्रिभुज आपका बन रहा है जो आपका ADC है, और एक देखिए बड़ा वाला त्रिभुज आपका बन रहा है ABC है। तो आप जानते हैं कि जो बड़ा वाला त्रिभुज आपका ABC है इसमें भी देखिए कोण A है, और जो कोण देखिए त्रिभुज आपका ADC बन रहा है इसमें भी देखिए कोण आपका A है। मतलब जो छोटा वाला त्रिभुज है इसमें भी कोण A है, और जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसमें भी कोण A है। तो इसी कोण को हम उभयनिष्ठ कोण कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए कोण DAE, कोण DAE, छोटे वाले त्रिभुज में कोण DAE और बड़े वाले त्रिभुज देखिए BAC। तो BAC यह दोनों कोण कैसे कोण है? उभयनिष्ठ कोण है, क्योंकि यह कोण दोनों आकृतियों में बन रहा है, मतलब दोनों त्रिभुजों में बन रहा है। उभयनिष्ठ कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यह दोनों कोण आपके आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और कोण की विशेषता आपको बताई गई है। तो चाहे देखिए रेखा आपकी इतनी बड़ी रहे, चाहे बढ़ा के इतनी बड़ी कर दीजिए, रेखा पर जानते हैं कि कोण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोण सिर्फ और सिर्फ झुकाव के बीच में निर्भर होता है। यहाँ झुकाव उतना ही रहेगा जितना जानते हैं कि बड़े त्रिभुज में रहेगा। तो इसलिए आपका यहाँ पर कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, और यह उभयनिष्ठ कोण है। यहाँ पर देखिए यह एक छोटा सा त्रिभुज आपका बन रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो यह आपका देखिए छोटा सा त्रिभुज आपका देखिए बन रहा है। यह छोटा वाला त्रिभुज आपको जो बन रहा इसमें भी देखिए कोण P दिया गया था, SPD। और देखिए जो बड़ा वाला आपका यह त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर देखिए QPR। यह देखिए कोण P आपका दोनों आकृतियों में है, इसलिए यह उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ कोण का मतलब दोनों में जो कोण बने उसे उभयनिष्ठ कोण कहते हैं। तो जो कोण दो आकृतियों में शामिल होता है, दोनों आकृतियों के लिए बनता है, उसे उभयनिष्ठ कोण कहते हैं। और उभयनिष्ठ कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए कोण SPD बराबर कोण QPR। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट देखे दिया गया है, जब दो त्रिभुजों के द्वारा एक ही कोण बनता है अर्थात वह कोण दोनों त्रिभुजों के लिए होता है तो उसे उभयनिष्ठ कोण कहते हैं। जो अभी देखिए फिगर में आपको आकृति में बना के हम आपको दिए थे। तो देखिए क्या होगा कि जब दो त्रिभुजों के द्वारा एक ही कोण बनता है अर्थात वह कोण दोनों त्रिभुजों के लिए होता है तो उसे उभयनिष्ठ कोण कहते हैं। तो यह उभयनिष्ठ कोण की विशेषता रही। तो दोस्तों आज आप लोग इस लेक्चर में कोण के जितने प्रकार थे उनको आपको सिखाया गया। कोण के देखिए और भी प्रकार होते हैं, लेकिन वह अलग अलग अध्याय में काम करते हैं। तो त्रिभुज संबंधित जितने भी कोण आपको थे, मतलब त्रिभुज के प्रश्न को हल करते समय या त्रिभुज में प्रमेय को सिद्ध करते समय या त्रिभुज में जितने भी प्रकार के कोण आपके इस्तेमाल होते हैं, उन सभी कोणों को हम एक ही लेक्चर में खत्म कर देंगे। आप इसको अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। इतने कोण के बारे में अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपको हम गारंटी देते हैं कि त्रिभुज के जितने भी सवाल हैं सबको हम बताएंगे। आपको जितने भी प्रश्न दिए रहेंगे कोण से संबंधित, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सब चीजें अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो जितने भी आपको देखिए ट्राइएंगल त्रिभुज से जुड़े जितने कोण थे उनके बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी गई है। तो कोण के प्रकार के बारे में आप पढ़े तो कोण का प्रकार समाप्त होता है। अब मिलेंगे नए पॉइंट के साथ नए वीडियो में। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास खूब शेयर कीजिए। आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन में ऑल कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके क्लास, हैप्पी नाइट डे टू ऑल ऑफ यू।